नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के करनाल जिले के मधुबन में 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसको लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तैयारियों का जायजा ले रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम भी माना जा रहा है। बीते दिनों ही गोहाना रैली में शाह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से अब बीजेपी संगठन इस दौरे को लेकर बेहद संजीदा है। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर बीजेपी 2024 में भी उसी जीत को दोहराने के मकसद से तैयारियों में जुटी है। वहीं आलाकमान भी हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं। 8 सालों से हरियाणा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्र नेतृत्व की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि हरियाणा में भी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा के अच्छे परिणाम ही राज्य की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। – 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और साथ में 2024 में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कल अमित शाह करनाल पहुंचेंगे, रैली करेंगे। बता दें कि कल कांग्रेस भी एक बैठक करने वाली है। तैयारियां सभी पार्टियों की जोरों शोरों से चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस मायने में भी अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर हां से हां जोड़ो यात्रा आगे भी अब चलने वाली है। बता दें कि इन लोगों की तरफ से भी पदयात्रा की शुरुआत की जा चुकी है और मौजूदा सरकार भी अभी से ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कल रैली काफी अहम है। बता दें कि इससे पहले भी गोहाना में अमित शाह की रैली होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से रैली को टाल दिया गया था। उस रैली में अमित शाह उपस्थित नहीं हो पाए थे। 2024 की तैयारियों को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2023 में ही ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। यही वजह है कि एक के बाद एक रैली तमाम पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन कल मौजूदा सरकार बीजेपी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। करनाल में रैली काफी अहम है क्योंकि इस रैली में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे। 2024 का शंखनाद हो चुका है और 2023 से ही तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। मिशन 24 का शंखनाद हरियाणा में सियासी रणनीति शुरू हो चुकी है और बता दें कि 2024 का आगाज काफी अहम भी है क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव हरियाणा में और साथ में लोकसभा चुनाव काफी अहम होगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा सरकार एक्टिव मोड में साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि ये रैली काफी अहम है। कांग्रेस की तरफ से भी बैठक का आयोजन कल किया जाएगा। लगातार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों से जुड़े हैं और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी चल रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सोरखी जी जुड़ गए हैं और राजेंद्र सोरखी जी आपके प्रवक्ता हैं। स्वागत है राजेंद्र साहब आपका। ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं, ओंकार जी इनेलो प्रवक्ता है। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और यशपाल बत्रा जी बीजेपी प्रवक्ता है। यशपाल जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से शंखनाद ऐसा लग रहा है कि 2023 में ही 24 की तैयारी देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो रैली की तैयारी तो ऑलरेडी हम लोग जो भी काम करते हैं बड़ी तैयारी के साथ काम करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है कि कोई 2024 से इसको ना जोड़ा जाए।
रूटीन काम है ये जो बीजेपी और हम लोग सब मिलके करते हैं, रूटीन की तरह से काम करते हैं। और इलेक्शन की बात रही, हम हर छोटे से छोटे इलेक्शन को भी फाइनल इलेक्शन मान के चलते हैं, कोई सा भी इलेक्शन आए। ऐसा नहीं कि आने वाले विधानसभा है, लोकसभा है या निगम के इलेक्शन है, कोई भी छोटा इलेक्शन भी होगा या पंच का इलेक्शन भी होगा, बड़े उससे लेते हैं हम उनको कि इलेक्शन को इलेक्शन की नजर से देखते हैं और इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से लेते हैं, उस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि पहले सोचा जाए, देखा जाए, करेंगे, बात सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से ही लड़ा जाएगा। ठीक है, विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा में से निकली और जो उसमें जन सैलाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देखने को मिला, उससे हरियाणा की भाजपा सरकार तो बौखलाई, उनका केंद्रीय नेतृत्व भी सेक्टर में आ गया। इसके चलते अमित शाह जी को जिम्मेवारी दी गई कि वो हरियाणा में जो पब्लिक का मूड है उसको देखते हुए किसी तरीके से नए जुमले छोड़ने की तैयारी करें, जिससे कि हरियाणा की जनता को फिर से बहकाया जा सके। और इसके लिए गोहना में आनंद फानंद में एक रैली रख दी गई और मुझे खुशी है कि हरियाणा की जनता ने उनको हटा दिया, जिसके चलते गोहना की जलेबियों से भी परहेज कर लिया अमित शाह जी ने और वो डर के कारण इस रैली में नहीं आ पाए। इसके डर बाद के कारण या खराब मौसम, डर के कारण या खराब मौसम, अगर आप खराब मौसम को भी डर का वजह बताए तो गलत होगा ना कौशिक साहब। ना, आप सुनिए ना, राहुल गांधी जी के साथ खराब मौसम में भी कितनी पब्लिक आपने देखी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब मौसम तो बहाना है। असल में तो अमित शाह जी जो है वो वहां जब उन्हें सूचना मिली कि भीड़ है नहीं और जनता के अंदर जो है भाजपा के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है जी, तो इसलिए उन्होंने अपने प्रोग्राम को बदल दिया। अब हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो किराए के लोगों के सहारे अपनी इस नई रैली को सफल बनाना चाहती है, जिससे कि अमित शाह जी की नजरों में कुछ नंबर बनाए जा सके, लेकिन जनता सब जानती है और इनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। रीजन ये है कि पिछले इतने वर्षों से, पिछले 8-9 वर्ष होने जा रहे हैं और इस पीरियड के दौरान हरियाणा की जनता पर घोटालों की मार पड़ी है। ठीक है, 1000 के घोटाले तो स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद नगर निगम में सामने आए, जिनको खुद सरकार ने स्वीकार किया। कूड़ा उठाने के नाम पर तक में सरकार ने घोटाला किया। गुड़गांव रोड पर, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर जो कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, यहाँ के जो आसपास के गांव है उनमें कैंसर फैल गया, ठीक है, क्योंकि भूमिगत पानी भी इतना जहरीला हो गया। तो जुमलों की सरकार है, हर मोर्चे ठीक है, पर ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आपके हिसाब है। से जुमलों की सरकार है। ठीक है, कौशिक साहब फिर से आएंगे आपके पास। ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं। ओंकार जी चलिए, अब तो इनेलो की भी जो पदयात्रा है वो शुरू हो चुकी है। 2024 काफी खास होगा इस मायने में भी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, फिर लोकसभा चुनाव भी होगा, क्या कहना चाहेंगे? सुरभि जी 24 फरवरी को भाई अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस यात्रा में प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चला जाएगा और प्रत्येक हल्के में औसत 3 दिन ये यात्रा रहेगी और उसी हल्के के सबसे बड़े गांव या सबसे बड़े कस्बे में रात्रि विश्राम भाई अभय सिंह चौटाला जी का होगा। इस यात्रा के दौरान प्रत्येक घर तक पहुंचने का, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा एक उद्देश्य है, ताकि अपनी योजना, अपनी नीति प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके और प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति से आप मिलते नहीं हो, उनकी समस्याएं, उनके दुख दर्द आपको नहीं पता लगते। जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुन के, उनके दुख दर्द को लेके अपनी नीतियां निर्धारण करके 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे। और पूरी उम्मीद है कि जनता ने बहुत देख लिया, कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार भी देख ली और 9 साल इसको भी हो गए। ये 9वां बजट है इनका। जब आप इनमें से किसी से बजट पे चर्चा करते हो, आज बजट का विषय नहीं है, लेकिन आप इनसे जब बजट पे चर्चा करते हो तो इनका एक ही जवाब होता है, जैसे 8 बजट ऐतिहासिक हुए, 9वां भी ऐतिहासिक होगा। अब उसमें क्या ऐतिहासिक हुआ है तो जनता को पता है। जनता तो ये डर रही है इस बार कहीं सिलेंडर का रेट 100 रुपये और ना बढ़ जाए, पेट्रोल का रेट 5 रुपये ना बढ़ जाए। ये सरकार करने कराने वाली कुछ नहीं। वैसे तो 2019 में बीजेपी को नकार दिया था जनता ने, 47 से 40 सीट आई थी और वो भी तब
जब ये 75 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है उस पार्टी ने इनको समर्थन दिया जो इनको जमुना पार छोड़ने की बात करते थे, जो कहते थे आएंगे आपके पास आएंगे। अभी राजेंद्र जी के पास भी चलना है, फिर आराम से चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, आप अभी पार्टी की तैयारी के बारे में बताएं, क्योंकि अभी बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन ही चुके हैं, नेलो प्रवक्ता को भी सुन चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कई आरोप लगाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभीर जी, आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट रुख है कि आम आदमी पार्टी ने 2024 के लिए अपनी पूरी तरह से कमर कसी हुई है और अभी हमारे संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी पार्टियों की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स यानी नकारात्मक राजनीति जो चली हुई है, दादे परदादे नाने नानियों के नाम पे जो राजनीति चली हुई है, उसको खत्म करने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर संगठन भंग करके और एक इंडिविजुअल वॉलेंटियर मैपिंग अभियान शुरू किया हुआ है। और उस वॉलेंटियर मैपिंग अभियान की आप खास बात ये देखिए कि हर गांव में जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है तो हर आदमी के मुंह से एक बात सुनने को मिलती है कि भाई जैसे दिल्ली में गांठ बांध दी, इसी तरह मोदी खट्टर अमित शाह की गांठ अगर कोई बांधेगा तो ये हरियाणा का लाल केजरीवाल बांधेगा। और किससे का बस की बात को दिया। आदमपुर चुनाव में क्या हुआ सर? अब ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 2024 अभी आदमपुर लेकिन चुनाव जो हुआ उसमें क्या बदली हुई है। आज आम आदमी पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी के घर से राष्ट्रीय पार्टी बन के निकली है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदली हुई है। और आप ये मान के चलिए, जैसे सवेरा होता है तो दोपहर होने में भी टाइम लगता है और सूरज जैसे चढ़ता है, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी ऐसे होते हैं, कभी कोई पीक पे होता है, कभी किसी का चढ़ाव होता है, कभी किसी का उतराव होता है। तो अभी आप लोगों का चढ़ाव कहा जाए या उतराव कहा जाए? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो चढ़ाव ही है। देखिए आप, आज आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात के अंदर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी ने दी है। कैसे गुजरात में कैसे कड़ी टक्कर दे दी, बताइए। गुजरात के क्या परिणाम थे वो सभी के सामने है। देखिए गुजरात के अंदर इससे बड़ी टक्कर और क्या होगी कि सिर्फ 6 महीने आम आदमी पार्टी ने जो है ना 6 महीने पहले मेहनत करना शुरू किया और 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी ने गुजरात तो 6 महीने में चुनावी रैली की बात करोगे, अगर आप बात करोगे हरियाणा की 6 महीने, अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है, अगर 41 लाख वोट लेने में भी कामयाब मतलब आपको लगता है कि पंजाब जैसा ही कुछ होगा आपके साथ, आप लोगों के साथ कुछ पंजाब वाला ही होने वाला है, ऐसे कुछ ऐसा ही आप सोच के बैठे हैं क्या? देखिए आज आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक एक स्वाभाविक विकल्प आज लोगों के सामने आम आदमी पार्टी है। क्योंकि ये जो परिवारवाद की दादा दादी नाने नानियों के नाम पे राजनीति की जो अब हरियाणा का पानी तो राजेंद्र जी मिल नहीं रहा हरियाणा को। ठीक है आएंगे आपके पास, आएंगे यशपाल जी आपके पास आते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप, कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल का जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए। देखिए आप, पहले तो मैं आप प्रवक्ता की बात अभी सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता की बात कर रहा था। आप प्रवक्ता बड़ी कितनी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो इनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप हरियाणा की जनता जो आपको पसंद करे या आपको वोट दे, आपको जो एक मौका मिला हुआ है कि SYL का पानी जो हरियाणा का जो हक बनता है आपके मुख्यमंत्री पंजाब के, अगर वो चाहें और आपका राष्ट्रीय जो संयोजक है केजरीवाल जी चाहें तो वो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। आप उनका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? आप किसी पॉइंट पे ये इसका जवाब दे दें, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या पहले जनता इनको वोट दे उसके बाद सोल्यूशन निकालेंगे, या ऐसे ही वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे जैसे मुंगेरी लाल हसीन सपने देखा करता, या वो उसी काम पे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं? जैसे अभी इतनी बड़ी बातें कर रहे थे गुजरात के अंदर हमने ऐसा कर दिया, ऐसा क्या बहादुरी करी इन्होंने गुजरात के अंदर, वो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। बातें करना और सच्चाई आंकड़ों के साथ बात करना बिल्कुल अलग है। अब बात होती है आप कांग्रेस प्रवक्ता की। कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि फरीदाबाद के अंदर भ्रष्टाचार हुआ निगम के अंदर। आप देखिए इस सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी सरकार के अंदर अगर कोई दोषी पाया जाता है, वो कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुरानी सरकारों के अंदर भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं थी और उसके अलावा कार्रवाई भी नहीं हुआ करती थी। अगर कोई शिकायत करता था, शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती थी।
एक्चुअल में जो लोग भ्रष्टाचार या दूसरी चीजें करते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। ठीक है, बत्रा साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं वो, ठीक है बत्रा साहब फिर आएंगे आपके पास। विजय कौशिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर एक और मेहमान उनके पास भी चलना है मुझे। जी बोले कौशिक साहब। सुरभि जी सच्चाई ये है कि फरीदाबाद नगर निगम में जो हजारों करोड़ के घोटाले हुए उनमें भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल थे, ऑन रिकॉर्ड शामिल थे। क्योंकि ठेकेदार जिस तरह से पेमेंट दी गई, काम की पेमेंट दी गई, वो बगैर फाइनेंस कमेटी की मंजूरी, बगैर भाजपा नेताओं की मंजूरी के बगैर संभव नहीं थी। लेकिन दूसरों के ऊपर डालकर ठेकेदार और चंद अफसरों के ऊपर डालकर गिरफ्तारियां दिखा दी। रिकवरी के नाम पर इस तरीके की पेमेंट दी गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने 1 रुपए भी नहीं वसूला। तो इनके तो हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। जनता को दिखाते हैं ईमानदार हैं, लेकिन हकीकत में एक बार मुझे ये बता रही है कि कितनी पेमेंट मुझे हजारों करोड़ रुपए ये बता रहे हैं, कितने थे वो? पूरा 20 रुपए प्रति घर उठा करता था, आज वो 7 प्रति घर उठ रहा है और वो भी प्रॉपर नहीं उठ रहा। उस कूड़े से इन्होंने बिजली बनाने का दावा किया था और कूड़े का इन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया। तो भ्रष्टाचार के एक उदाहरण है। जी ये पहाड़ भी आपकी देन है, ये पहाड़ भी आप लोगों की देन है। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ऑन रिकॉर्ड ये पहाड़ ही आपके समय में बना है तो बताइए। विजय जी आपको एक सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले सुनिए तो बत्रा साहब ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं। ओंकार सिंह जी उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज की कमी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ इनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। विजय जी मैं पिछले 20 साल से नगर निगम के अंदर काउंसलर हूँ और एक बार मेयर भी रह लिया मैं, तो इसलिए मुझे पता है ये पहाड़ देन किसकी है। आपको नहीं पता, इसका ज्ञान नहीं है। पिछले 20 साल से रेगुलर नगर निगम के अंदर मैं काउंसलर हूँ और 11 to 16 मेयर रहा हूँ, तो मुझे ये पता किस सरकार की ये देन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ज्ञान की कमी है, ये देन भी आप लोगों की है। ठीक है एक मेहमान और है, ओंकार जी को बोलने दीजिए। एक मेहमान और है, ओंकार जी बोलिए। सुरभि जी पहले तो मेरी प्रवक्ताओं से एक बेनती है, कृपया अपने अपने समय पर बोले ताकि जनता को भी सही तरीके से समझ आ सके। देखिए सुरभि जी, ये सरकार जुमलों और जमीनों की सरकार है। इनकी एक अभी भी रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एनालिसिस कमेटी की रिपोर्ट है। अगर किसी विदेशी पार्टी की होती फिर तो बात और होती, हिंडनबर्ग की नहीं है, प्रधानमंत्री की कमेटी है। और उस रिपोर्ट में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में हरियाणा को 33 नंबर मिले, 33.04 नंबर मिले 100 में से। 36वां नंबर है हरियाणा का। सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और ये कब है? जब यहाँ पे दरबार लगते हैं, 2 दरबार, एक मुख्यमंत्री का, एक गृह मंत्री का। और गृह मंत्री के दरबार में एक दिन में 7-8 हजार शिकायतें आती हैं। सुरभि जी जरा सोच के देखो, एक शिकायतकर्ता को 1 मिनट दिया जाए तो 8000 मिनट होते हैं, 5 मिनट 14 घंटे। जरा हिसाब लगाइए, ऐसी दैवीय शक्ति कहाँ से आ गई? एक दिन में 8000 लोगों की शिकायत। और फिर अगर 8000 लोग शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब प्रदेश का जन जन दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। एक दिन में शिकायत 8000, ये तो जुमलों और जमीनों की सरकार है। जरा बीजेपी के प्रवक्ता साथी इस बात पर रोशनी डालिए कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जिसमें हरियाणा का 36वां नंबर है और पूरे भारत में 36 यूटी और स्टेट्स हैं, तो 36वें नंबर पर आपकी क्या राय है? क्या इतनी बड़ी पोजीशन होगी? आज हमारे को चाहिए उद्योग, क्योंकि बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन उद्योग क्यों नहीं आ रहा? ये बीजेपी के साथी कहते थे 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए। कहा है वो MOU? और जबकि ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो 10,000 करोड़ का निवेश भी नहीं आया। ये सिर्फ झूठ बोलने वाले और जुमलों की पार्टी और कुछ भी नहीं है। जनता देख चुकी है, जनता ने 2019 में नकार दिया था इनको। ये 75 बार कह रहे थे, जनता ने 40 पे लाके खड़े कर दिया। ये दूसरी बात है, ये सरकार बरगलाने में नंबर 1 है। नए नए नारे देती है, कभी बुलेट ट्रेन, कभी गंगा जोड़ना, कभी नदियों को साफ करना। चलिए 40 आप खुद बोल रहे हैं ना कि 40 पे आए, ठीक है, तो जनता ने कैसे नकारा? अलायंस में माना कि ठीक है कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाया, बनाकर तो बैठे हैं ना। देखिए
2014 में इनकी 47 सीट थी, 47, और 47 से कम करके 40 रही। अब ये बोलेंगे हमारी एक है, मेरे को फक्र है हमारी एक है। उसका कारण भी है क्योंकि नालों में टूट हुई, परिवार में टूट हुई, 2 दड़े बन गए और एकदम से ऐसी टूट किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। मौका आएगा तो बीजेपी को भी पता लग जाएगा 2024 से पहले इनके नेता जो कांग्रेस और इन दलों के उधार लिए हुए नेता है वो कैसे वापिस अपनी पार्टी में जाएंगे। राजेंद्र सुर्खी जी आपके पास आते हैं, बोलिए। जी देखिए, अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो बोल रहे थे, सबसे पहले तो आप ये देखिए ओंकार जी ने कितना अच्छा वो उठाया है। प्रधानमंत्री की कमेटी ने खुद हरियाणा की स्थिति बताई है कि हरियाणा के अंदर सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोटेक्शन जो है वो कितनी खराब स्थिति में पहुंच चुकी कि आज हरियाणा के अंदर घुसते हुए लोगों को डर लग रहा है। और एक तरफ जो है इतने ये अपने गृह मंत्री का बखान करते हैं, गब्बर सिंह और फलाना सिंह और दखड़ा सिंह, पता नहीं क्या क्या तो जुमले फेंकते हैं ये। और अभी आप ये देखिए इनके झूठ, जुमले, झमेले, चाल, चरित्र, चेहरे वाली जो पार्टी है ये, इसका आज पूरी तरह से चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है। हरियाणा की एक बेटी जो है ना उसका अपना एक उसके ऊपर जो उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने, और आज उसको मंत्री पद बना के और उसको जो है ना ओलंपिक एसोसिएशन का उसको अध्यक्ष बनाया हुआ है। अब कैसे भरोसा जगाएगा आम आदमी कि बेटियां कैसे सुरक्षित हैं? कौन अपनी बेटियों को भेजना चाहेगा? और इस सारे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह सड़कों पे है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा कि किस हैसियत से उन्होंने इसको ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। हरियाणा खेलों के अंदर और बेटियां जब पदक लाती हैं तो ये हरियाणा की बेटी, देसी बेटी, और आज जब इनके मंत्री के ऊपर आरोप लगाया हुआ है तो ये देखिए उसको ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना के हरियाणा की जनता पे और मंत्री बना के उसको थोपा हुआ है। और आम आदमी पार्टी इन पूरे मुद्दों पे बहन बेटी के सम्मान के लिए, बहन बेटी की रक्षा वैसे के लिए मुद्दा कुछ और था राजेंद्र जी, मुद्दा कुछ और था। ठीक है, चलिए सवाल आपने उठाया तो जवाब भी ले लेते हैं। यशपाल बत्रा जी जवाब दे दीजिए सर। हर एक चीज की कानूनी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि किसी पे आरोप लगा दिया उसको हम दोषी मान लिया, ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह दें कि वो दोषी नहीं है। इनके लिए कानूनी प्रक्रिया है, एक एसआईटी गठित की गई है, उसके अंदर जो कार्रवाई रिपोर्ट आएगी, अगर वो दोषी होगा तो 1 सेकंड के अंदर कार्रवाई की जाएगी, अगर दोषी नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कानूनी प्रक्रिया है, सब्र करना चाहिए इनको, समझना चाहिए। हर काम के लिए हर विपक्ष का काम ऐसा नहीं होता आलोचना ही करना विपक्ष का काम होता है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के हित के अंदर क्या काम हो सकते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। अब SYL का मुद्दा है, आपकी सरकार को मैं कई बार कह चुका, हर चैनल पे बोलता हूँ कि पंजाब के अंदर आप बैठे हो, आपका राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप उनके लिए उनको एग्री क्यों नहीं करते? आप चैनल पर बैठ के हरियाणा का हक क्यों नहीं दिलाते? आप इन पे तो मुद्दों पे तो आते नहीं, और जिन बातों का मुद्दा नहीं है उन पे डिस्कस करने की कोशिश करते हो। और जिनके लिए एसआईटी गठित हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंदर मैं भी हूँ, आप भी हो, सब ये भी है। जो भी काम होगा, किसी का भी एक संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें काम करना पड़ता है। हम एक संविधान के अंदर बने हुए हैं, तो ये इनको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय नहीं है इसलिए चर्चा को ना चाहते हुए भी यहाँ समाप्त करना पड़ रहा है। फिलहाल आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे 2023 में ही सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।